Taxonomy of Educational Objectives, Part 2. Assessment and evaluation of teachers and teaching materials. In fact, this should be reworded like evaluation of teaching and teaching materials with reference to the taxonomy of educational objectives. Because to evaluate anything, and they say in this field that anything which can be defined can be evaluated. जिस किसी चीज की परिभाषा कर सकते हैं उसका इवैल्यूएशन भी हो जाएगा। ये बहुत ही ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हम लोग भगवान की परिभाषा नहीं कर पाए अभी तक, नहीं तो उसका भी इवैल्यूएशन कर देते लोग। So this is the principle that anything, whether concrete or abstract, if it can be defined, it can be evaluated. वैसे जब हम इवैल्यूएशन बोलते हैं तो क्या फोटो आता है हमारा दिमाग में? वो बच्चा का, लड़का लड़की, पुअर स्टूडेंट। इवैल्यूएशन कहने से सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वो बच्चा। लेकिन इनफैक्ट हमने कहा ना, एनीथिंग विच कैन बी डिफाइंड कैन बी इवैल्यूएटेड। और आपको याद होगा पहले दिन एक गोल चक्कर दिखाया था हमने, हम लोगों ने देखा था, हमने भी देखा था, आपने भी देखा था। तो उसमें एजुकेशन के फील्ड में जितनी भी एक्टिविटीज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम fix identification of needs, then framing of policies, then fixation of goals, then development of curriculums, then preparation of syllabus, production of textbook, teaching, learning, evaluation, यहां तक के इवैल्यूएशन का भी इवैल्यूएशन होना चाहिए कि वो इवैल्यूएशन सही ढंग से हुआ था कि नहीं, होना चाहिए ही नहीं, होता भी है। आप सब शिक्षक हैं, आपको मालूम हो रीइवैल्यूएशन क्या है। स्टूडेंट या उसका गार्जियन चैलेंज करता है तो रीइवैल्यूएशन होता है। व्हाट इज दैट? दैट इज द इवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएशन। तो ऐसा, तो आज हम, और ये भी हमने निवेदन किया था, आपसे बोला था, ये भी एक सिद्धांत है इवैल्यूएशन का, इट शुड मस्ट बी डन with reference to some predetermined criteria. किसी predetermined criteria के अगेंस्ट ही इवैल्यूएशन होना चाहिए, और होता भी है। और हमने उस दिन कहा था कि आप किसी को देते हैं, आपका ही स्टूडेंट है, सबको आप ही ने पढ़ाया, एक ही किताब पढ़ा, एक ही सिलेबस पढ़ा, किसी को आप फर्स्ट डिवीजन देते हैं, किसी को सेकंड डिवीजन, किसी को थर्ड डिवीजन, किसी को पास, कोई फेल। क्यों? क्योंकि आपके पास एक प्री डिटरमिन क्राइटेरिया है कि 60% एंड अबव, सो फर्स्ट डिवीजन उसको देना है आपको। वैसे ही जो भी हो, इतना से इतना परसेंट अगर लाया है तो यू हैव टू गिव सेकेंड डिवीजन, इससे नीचे लाया है तो थर्ड डिवीजन मिलेगा। 33 या 35 से अबव है, एंड अबव तो पास हो गया, उससे नीचे है तो फेल। हमारा अपना ही बच्चा क्यों नहीं हो। सो इसी को बोलते हैं कि इवैल्यूएशन इज डन, ऑलवेज डन, शुड बी डन, मस्ट बी डन अगेंस्ट सम प्रीडिटरमिन्ड क्राइटेरिया। तो उसके लिए तो टीचिंग का और टीचिंग मटेरियल का इवैल्यूएशन कैसे हो, उसके लिए क्राइटेरिया कौन सा अपनाया जाए। That should be the maximum objectivity should be assured, maximum justice should be done. तो इसीलिए कहा कि वो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में ही हमको इसका प्री डिटरमिन क्राइटेरिया मिलता है कि जिससे हम टीचिंग नहीं, टीचिंग मटेरियल ही नहीं, देखिए टीचिंग एक प्रोसेस है और मटेरियल एक प्रोडक्ट है।
प्रोसेस हाईली एब्स्ट्रैक्ट होता है। प्रोसेस को कैसे, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो वो एक प्रोसेस है, उसका क्या करेंगे आप, ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन उसको छू नहीं सकते आप, उसको किसी को दे नहीं सकते, ले नहीं सकते। तो टीचिंग एक प्रोसेस हो गया और टीचिंग मटेरियल एक प्रोडक्ट है, वो कंक्रीट है। टीचिंग मटेरियल का सबसे पहला मतलब क्या होता है, फर्स्ट थिंग कम्स इन माइंड व्हेन वी से टीचिंग मटेरियल, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप जानते हैं टीचिंग एड्स है, जितना ब्लैक बोर्ड से लेकर के अभी तक जो स्मार्ट बोर्ड है, अभी हम आप जिस मोड में बात कर रहे हैं आईसीटी मोड, ये सब टीचिंग मटेरियल के अंदर आता है। लेकिन सबसे बेसिक, सबसे प्राइमरी जो पहले भी था और सबसे इंपॉर्टेंट वाज भी है, वो क्या है, टेक्स्ट बुक। तो आज की बातचीत में मित्रों हम ये चर्चा करेंगे कि टेक्स्ट बुक का इवैल्यूएशन कैसे हो और टीचिंग का इवैल्यूएशन कैसे हो। बहुत बार हम टीचिंग का इवैल्यूएशन को टीचर का इवैल्यूएशन से कंफ्यूज करते हैं। बहुत कुछ मिलता जुलता है, टीचर ही नहीं रहेगा तो टीचिंग कौन करेगा, कहां से आएगा। लेकिन टीचिंग एक प्रोसेस है, टीचर तो एक ऑब्जेक्ट है, जिंदा जीता जागता। तो ऐसा, तो आज की चर्चा में हम ये बातचीत करेंगे थोड़ी देर कि हाउ टू इवैल्यूएट टीचिंग मटेरियल एज अ प्रोडक्ट एंड हाउ टू इवैल्यूएट टीचिंग एज ए प्रोसेस। और दोस्तों आपको बताऊं कि इवैल्यूएशन का सबसे अच्छा तरीका है कि जो एब्स्ट्रैक्ट भी है उसको भी आप कंक्रीट में कन्वर्ट कर दीजिए, किसी भी टेक्निक से, किसी भी ट्रिक से, तभी उसका सही मूल्यांकन हो सकता है। ये आप करते हैं, हर टीचर करता है। अपने स्टूडेंट्स के नॉलेज को, उसके कॉम्प्रिहेंशन को, उसके एप्लीकेशन के एबिलिटी को आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं। ये नॉलेज, खास स्पेशली नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। उस दिन भी हमने कहा था कि कोई नहीं कह सकता कि लीजिए ये हाफ लीटर नॉलेज है, आप ये ले जाइए बच्चों को दीजिएगा, या लीजिए ये 1 कप कॉम्प्रिहेंशन है, खुद भी पीजिएगा और मैम साहब को भी पिलाना। एब्स्ट्रैक्ट क्या करते हैं, उसको पेपर पेंसिल मोड में ले जाके क्वेश्चन आंसर की टेक्निक के थ्रू हम कंक्रीट कर लेते हैं, उससे लिखवा लेते हैं कि उसका सब्जेक्ट मैटर का, किस टॉपिक का क्या नॉलेज क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, खुद वो निकाल कर रख देता है पेपर पर। उसके बाद वो कंक्रीट हो जाता है, उसके बाद हम उसको देख सकते हैं, हम उसको दिखा सकते हैं और तब हम उसको मेजर करते हैं। 10 मार्क्स है, अच्छा बहुत लिखा है तो 8 मार्क्स देते हैं, थोड़ा कम लिखा है तो 6 देते हैं, बिल्कुल ऐसे चालू माल है तो 4.5 देकर छोड़ देते हैं। 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स का है, 5 सही है तो 10 मार्क्स मिला, 5 गलत है तो 0 मिला। तो स्टूडेंट के नॉलेज अंडरस्टैंडिंग को जो एब्स्ट्रैक्ट, हाईली एब्स्ट्रैक्ट चीज है, उसको हम कंक्रीटाइज करते हैं और तब उसका ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करते हैं। हमको कोई चैलेंज करता है तो उसको दिखा देते हैं कि देखो 10 क्वेश्चन था 2-2 नंबर का, 5 ही तुम्हारा बेटा बेटी कोई भी वर्ड सही लिखा है तो 10 नंबर मिला, इसमें क्या करना है। तो उसी तरह से अभी हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू इवैल्यूएट टीचिंग एंड टीचिंग मटेरियल। तो टीचिंग मटेरियल तो कंक्रीट है, टीचिंग मटेरियल का मतलब टेक्स्ट बुक मेनली। लेकिन टीचिंग है एब्स्ट्रैक्ट, तो उसको कंक्रीटाइज करेंगे और तब कैसे उसका इवैल्यूएशन करेंगे, इसकी थोड़ी सी चर्चा होगी। और इस बहाने से क्या होगा कि आप जो कल से परसों, कल टुमारो से जो क्वेश्चन बनाने चलेंगे ना, उसमें आपको मदद मिलेगी इस चर्चा की। देखिए कोई टीचर इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, कोई टीचिंग का, सिर्फ इसके ऊपर थ्योरेटिकल बातचीत हो रही है। टेक्स्ट बुक का इवैल्यूएशन मालूम नहीं होगा, नहीं होगा, इसका भी कोई पता नहीं, थ्योरेटिकल बातचीत हो रही। लेकिन इस डिस्कशन का प्रैक्टिकल इफेक्ट और प्रैक्टिकल बेनिफिट आपको कल मिलेगा जब आप क्वेश्चन आइटम लिखने लगेंगे, अगर आप चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो कोई बात। आगे चलिए सर, दिखाइए स्लाइड। यही है, और उसी दिन के तरह कोशिश किया है कि बाइलिंगुअल हो। शैक्षणिक उद्देश्यों की वर्गीकरण भाग 2
टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पार्ट 2, शिक्षण एवं शिक्षण सामग्री का समाकलन एवं मूल्यांकन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग मटेरियल। अब असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, इसकी चर्चा बहुत बार हो चुकी है, उसमें टाइम नहीं लगाना है। दोनों एक ही प्रोसेस के पार्ट हैं। इवैल्यूएशन इज द बिगर कैटेगरी, मूल्यांकन बिगर कैटेगरी है, समाकलन कम्स विद इन दैट। असेसमेंट मतलब असेसमेंट से डेटा कलेक्शन करना है इवैल्यूएशन के लिए, करेक्ट। डेटा कलेक्शन जो भी करते उसका दो मेथड है, मेजरमेंट एंड असेसमेंट। अगर आपका ऑब्जेक्ट जिसका आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो कंक्रीट है तो मेजरमेंट का मेथड अपनाते हैं, अगर वो एब्स्ट्रैक्ट है तो असेसमेंट का मेथड अपनाते हैं। या तो अभी सबसे अच्छा हुआ है कि उस एब्स्ट्रैक्ट को भी किसी टेक्निक से कंक्रीटाइज कर लीजिए और तब फिर मेजरमेंट एकदम पक्का होगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स का, अगर उसमें से 10 सही बनाया है तो 20 मिलेगा, यही ना मेजरमेंट। तो ऐसा तो मूल्यांकन इज द एंड। उसके बेसिस पर 100 का फुल मार्क्स था, 65 ले आया तो हमारे पास एक प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया बना हुआ है कि 60% एंड अबव विल बी डिक्लेयर एज फर्स्ट डिवीजन। वही लिख देते हैं उसके मार्कशीट पर, फर्स्ट डिवीजन। यही तो इवैल्यूएशन। तो ऐसा, सो इवैल्यूएशन इज द ग्रेटर कैटेगरी, असेसमेंट कम्स विद इन दैट। based on assessment or measurement only we gather evidences और डेटा, जो भी नाम दीजिए। अब व्यवहारिक में वही उत्तर जो देता है वही डेटा है, जो उत्तर लिखा है वही डेटा है, और ऐसा। तो आगे चलते हैं, फिर वही आपको लाया चक्कर जो उस दिन दिखाया था कि ये एवर एंडिंग, नेवर एंडिंग व्हाट इज दैट सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन है, जो हमारी सोसाइटी में हमेशा चलता रहता है। नीड्स, बेस्ड ऑन नीड्स, पॉलिसीज, बेस्ड ऑन पॉलिसीज, गोल्स, उसके बाद करिकुलम, देन सिलेबस, उसके बाद टेक्स्ट बुक, देन टेक्स्ट बुक के बाद टीचिंग, टीचिंग के बाद लर्निंग, और उसके बाद इवैल्यूएशन। एंड फिर in the light of the outcomes of the evaluation, every conscious society, nation, family, teacher, guardian will re-identify their needs, कि कहीं और कमी तो कुछ नहीं रह गई, ठीक। वही तो री-आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स है। और जब नीड्स री-आइडेंटिफाई होंगे तो पॉलिसीज कैन नॉट रिमेन द सेम, यू हैव टू गो फॉर न्यू पॉलिसीज। पॉलिसीज नहीं है तो गोल्स भी नहीं होंगे, गोल्स नहीं है तो पुराना पाठ्यक्रम जो करिकुलम काम नहीं देगा। इसलिए आप देखते हैं ना, हर, मैंने कहा था उस दिन, हमारी आपके याद में, हालांकि ये सिलसिला उससे भी पहले से चल रहा है, हमारी आपकी याद में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब आई थी 1986 में। बाबू अर्जुन सिंह थे MHRD मिनिस्टर, और 86 के बाद 14 साल हुआ तो इसमें चला गया, फिर 19 ईयर्स के बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ गया 2005 में, ठीक, जो स्पेशली स्किल एजुकेशन के लिए था, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं मुझसे ज्यादा। और 2005 के बाद देखिए मोटा मोटी 15 इयर्स नहीं बीता कि फिर न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई। इसीलिए कि वी ऑलवेज री-आइडेंटिफाई आवर नीड्स, एवरी कॉन्शियस सोसाइटी। तो ऐसा, तो ये जो हमने कहा था कि इवैल्यूएशन किसी न किसी प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया के अगेंस्ट होना चाहिए, वो यहां देखिए, अगर कर्सर ले जा रहे हैं, एरो देखिए, तो अभी क्या हम लोग बात कर रहे थे कि 2 चीज का इवैल्यूएशन करना है, टीचिंग का और टीचिंग मटेरियल यानी टेक्स्ट बुक का। तो ये टेक्स्ट बुक का इवैल्यूएशन होगा, उसके लिए क्राइटेरिया मिलेगा बनाया हमको, कहा, सिलेबस में। टेक्स्ट बुक should be evaluated with reference to the
instructional objectives stated in the syllabus, कि उन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डेंस में टेक्स्ट बुक डिजाइन हुआ है कि नहीं हुआ है, यही होगा टेक्स्ट बुक इवैल्यूएशन। और उसी तरह टीचिंग का इवैल्यूएशन जो करना है वो होगा टेक्स्ट बुक के अंदर जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो लिस्टिंग की गई है, डिफाइन किए गए हैं, what are the instructional objectives listed inside the textbook, they will become the reference points to evaluate teaching. यहां पर हमने कहा था कि कंक्रीट कर बनाना अच्छा होता है, एब्स्ट्रैक्ट किसी चीज का इवैल्यूएशन करना है। तो देखिए टीचिंग का इवैल्यूएशन का बहुत सा मेथड बताया, आप भी नेट में दीजिए देखिए तो सैकड़ों मेथड आपको मिलेगा, जिसमें से एक सबसे पॉपुलर है कि आप किसी टीचर का टीचिंग का इवैल्यूएशन करना है तो आप डेटा गैदर कीजिए। मतलब वो कैसा पढ़ाते हैं, सीधी बात है। डेटा गैदर करने का सोर्स क्या होगा? स्टूडेंट्स, बच्चों से पूछिए कि बीरेश जी जो है जोर जोर से बोलते हैं वो कैसा पढ़ाते हैं। पीर से, एक टीचर के बारे में दूसरे टीचर से पूछिए। और सेल्फ इवैल्यूएशन, उस टीचर को ही आप कोई क्वेश्चनर कोई ऐसी बना कर दीजिए जिससे वो सेल्फ इवैल्यूएशन करे, खुद अपना ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बोलते हैं, दिल पर हाथ रख के बोल। तो डेटा कलेक्शन का दिया है कि स्टूडेंट से कलेक्ट कीजिए, टीचर का पीर से, साथियों से, और टीचर को खुद दीजिए, और उन सब को मिलाते जुलाते हुए कंसोलिडेट करके यू कैन इवैल्यूएट अ टीचर और टीचिंग। लेकिन इसमें क्या है, हाईली सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। कोई टीचर किसी बच्चा को डांट दिया है या थोड़ा क्लास में सख्ती दिखाते हैं, स्ट्रिक्ट है, पढ़ाते हैं अच्छा, लेकिन सब कहेगा नहीं वो अच्छा नहीं है। और जो मेरी तरह जोक वगैरह सुनाता है, अब मालूम कुछ नहीं है या कम भी मालूम, सब बच्चा कहेगा ना वो सर जी बहुत अच्छे। ये सब्जेक्टिविटी आ गई। उसी तरह से पीर का क्या है भाई जी, एक जगह काम करते हैं तो भाई उसमें प्यार भी होता है, उसमें नफरत भी होती है, उसमें तमाम तरह के कंपटीशंस होते हैं, बहुत तरह की बात होती है। तो वैसा होगा तो कहे क्या है, पता नहीं कैसे पॉइंट हो गया, तो बकवास आदमी, कुछ नहीं पढ़ाता। सेल्फ इवैल्यूएशन तो हाईली सब्जेक्टिव है ही। हमारे हिंदी में कहते हैं जो वो दही बेचने चलती है ग्वालिन, पहले चलती थी, अब तो वो कोई नहीं आवाज है, लेकिन कहानी है ऐसी। तो अपना दही को कभी खट्टा नहीं बोलती है, खट्टा भी रहेगा 3 दिन का तो कहेगी एकदम मीठा है बाबू ले लो। तो सेल्फ इवैल्यूएशन ये है, अपने बारे में तो हमेशा हम अच्छा ही मूल्यांकन करते। तो इस सब से बचने के लिए ये मॉडल दिया है कि वैल्यू एडेड मॉडल है। वैल्यू एडेड का मतलब क्या है कि टीचर या टीचिंग का इवैल्यूएशन आपको करना हो तो स्टूडेंट का इवैल्यूएशन कीजिए ना, क्योंकि वही तो उसका प्रोडक्ट है। अचीवमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ योर स्टूडेंट इज द मिरर इमेज ऑफ योर परफॉर्मेंस। आप सभी मणिपुर के हैं, आपका कितना बड़ा महाभारत काल में आपका मिलता। अरे अर्जुन शिष्य था तो किसका? द्रोणाचार्य का। और एक लड़का भी था जो बनवासी लड़का जो एकलव्य, और उसने वो कुत्ते के मुंह को ऐसे भर दिया तीरों से कि वो घायल भी नहीं हुआ और बोल भी नहीं पाया। द्रोणाचार्य देखते ही समझ गए कि कोई साधारण गुरु का चेला नहीं हो सकता, अब बाद में उन्हीं का चेला निकला। तो आपका शिष्य जो है, आपका स्टूडेंट है, वो आपका ही मिरर इमेज है। उसको वो क्या जानता है, जो आपने बताया वो जानता है। उसका पर्सनालिटी कैसे डेवलप हुआ, जो आपने डेवलप किया वो जानता। तो ये हुआ कंक्रीट फॉर्म। ये तीनों जो बताए, ये स्टूडेंट से डेटा लीजिए, पीर से लीजिए और सेल्फ इवैल्यूएशन, ये हाईली सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव होगा, कंक्रीटाइज होगा। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस और अचीवमेंट इज द मिरर ऑफ द टीचर्स। तो जो भी हो,
जो भी प्रोसेस अपनाया जाए। हालांकि मैंने कहा ये कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातचीत है ताकि हमारा दिमाग साफ रहे। लेकिन ये बात सही है कि किसी भी चीज का मूल्यांकन एक प्री डिटरमिन क्राइटेरिया के अगेंस्ट होना चाहिए। और यहीं से शुरू कीजिए कि पॉलिसीज का अगर इवैल्यूएशन करना है तो नीड्स के अगेंस्ट होना चाहिए कि हमारी नीड्स के मुताबिक पॉलिसीज बनी कि नहीं, कि नीड्स कुछ और थी, पॉलिसी कुछ और बना लिया। गोल्स का इवैल्यूएशन पॉलिसीज के अगेंस्ट होना चाहिए। ये पॉलिसी थी कि हमको 10 लाख डॉक्टर पैदा करना है और गोल बना लिया कि हमको 10 लाख इंजीनियर पैदा करना, खोल दिया इंजीनियरिंग कॉलेज। करिकुलम का इवैल्यूएशन होना चाहिए पॉलिसीज और गोल्स के अगेंस्ट। इसी तरह से सिलेबस का इवैल्यूएशन होना चाहिए करिकुलम में जो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए उसके अगेंस्ट। और इसी को लॉजिकल मीन्स क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन हुआ इसका कि अगर सिलेबस का इवैल्यूएशन करिकुलम के अगेंस्ट होगा तो क्लियर है कि टेक्स्ट बुक का इवैल्यूएशन, सो टेक्स्ट बुक शुड बी इवैल्यूएटेड विथ रेफरेंस टू द, मैं अलग अलग टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन द सिलेबस एंड teaching should be evaluated with reference to the instructional objectives listed in the textbook. इसका हमने कहा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इसका हमने कहा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दोनों तत्वतः एक हैं, लेकिन तत्वतः एक होने का थोड़ी मतलब होता है कि दोनों एक हैं। वैसे तो देखिए कि सब हम सभी उसी परमात्मा के क्या स्वरूप हैं, आत्मा परमात्मा एक है। लेकिन एक कहने से तो जीव फिर परमात्मा तो नहीं हो जाता ऐसा। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली दे आर द सेम, बट उनका जो नेचर है, उनका जो क्या बोले स्ट्रक्चर है, उनका जो एप्लीकेशन है, उनकी जो क्या बोले वर्डिंग है, उनका डिफिनीशन अलग अलग है। तो ऐसा, तो अभी इतना ही बात हुई कि टेक्स्ट बुक शुड बी इवैल्यूएटेड विथ रेफरेंस टू द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन सिलेबस एंड टीचिंग शुड बी इवैल्यूएटेड with reference to the instructional objectives defined or listed in the text. आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ये लौटे कि ये जब हम कहते हैं टीचिंग का इवैल्यूएशन, तो टीचिंग पर टीचर का आ जाते हैं। हालांकि बात हम टीचिंग की कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा ना टीचिंग, टीचर के बिना टीचिंग कैसे हो, राइट। तो टीचर का ही अगर इवैल्यूएशन करना है तो एक उसका आ जाता है जो आउटर जो पर्सनालिटी है टीचर की, एटीट्यूड पार्ट जो उसका है, उसमें भी ढेर सारी बातें हैं। अच्छा शिक्षक सिर्फ अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा विषय का विद्वान है, इतना ही काफी नहीं है अच्छा शिक्षक बनने के लिए। पहले देखिए आपके यहाँ भी होता, इतना पीटते थे टीचर लोग बच्चों को कि कितने बच्चे तो पढ़ाई छोड़ देते थे बीच में मार खाने के डर से। लेकिन वो सब पहले के टीचर तो भाई साहब अभी कहते हैं हम मैथ टीचर है, हम मणिपुरी टीचर है, हम आर्ट टीचर है। हम जो पहले टीचर हो मैथ भी पढ़ाते थे वैसे, इंग्लिश भी वैसे, क्यों जी, और लिटरेचर भी वैसे ही, ज्योग्राफी जो मिल गया पढ़ा दिया। लेकिन उतना ही काफी नहीं है, एटीट्यूड पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है वो है। और दूसरा होगा वही स्टाइल और टेक्निक। लेकिन अभी तो हम टीचर का इवैल्यूएशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो टीचिंग की बात कर रहे हैं। और इधर आ गया टीचिंग मटेरियल, जिसमें आप जानते हैं कि क्या लाइव इवन आपको हमने पिछली बार बताया था कि एक क्लास में आ गए थे वो लेकर गौरैया, एक कहानी हिंदी में है जिसमें वो गौरैया वही वो समझो कहानी की हीरोइन है, तो टीचर लेके आ गए गौरैया बच्चों को दिखाने के लिए। स्पैरोज होता है, अब बोलता है खत्म हो गया ये मोबाइल टावर से, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सो लाइव, और गौरैया को छोड़िए, अगर सेव के बारे में पढ़ाना है तो सेव लेके आना चाहिए। ऐसा
क्या पेडागोजी में टीचिंग जो शास्त्र है, शिक्षण शास्त्र में बताया जाता है, या फिर मॉडल, गौरैया नहीं आए तो गौरैया का मॉडल आना चाहिए, ये चित्र है, इमेजेस, देन टेबल्स, मैप्स और भी इंस्ट्रूमेंट्स और आईसीटी। तो टीचिंग मटेरियल कहने से बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम होता है, लेकिन उतना टाइम नहीं है ये सब पर है। हमारे पास ई लर्निंग मटेरियल का कैसे इवैल्यूएशन होना चाहिए, उसका फुल फ्लेज्ड उसका राइट अप तैयार है, ऑडियो विजुअल 2 पार्ट में बांट के, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कंटेंट पार्ट कैसा होना चाहिए, लेकिन उतना समय नहीं। तो अभी हम लोग मोटा मोटी पाठ्य पुस्तक की बात करेंगे और टीचर की भी बात नहीं करेंगे, टीचिंग की बात करेंगे, टीचर की नहीं करेंगे, पाठ्य पुस्तक की बात करेंगे। तो जैसा हमने कहा कि टीचिंग मटेरियल शुड बी इवैल्यूएटेड with reference to the educational objectives stated in the syllabus, or teaching should be evaluated as a process, teaching should be evaluated, or as an outcome. Instructional objectives stated in the textbook. और आप जानते हैं कि टेक्स्ट बुक में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड होने चाहिए, बल्कि हर चैप्टर के बिगिनिंग में ना हो तो कम से कम लास्ट में जरूर। और अभी आप देखिए डिस्टेंस मोड का जितना भी सेल्फ लर्निंग मटेरियल है उसमें यही सिस्टम होता है। इन वेरी बिगिनिंग ऑफ एवरी चैप्टर देयर विल बी अ लिस्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस टॉपिक के बारे में ये आप नॉलेज हो जाएगा, ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ऐसा एप्लीकेशन एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, सो एंड सो। यहां तक कहा गया है फ्रेंड्स, और आप जब ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो आपको भी बताया गया होगा कि बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम every teacher must have clear picture of the instructional objective of that particular class। ठीक, कि ग्रामर के क्लास में जा रहे हैं तो आपको एकदम से आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आज क्या नाउन के बारे में, उसका पूरा जितना सब कैटेगरीज है उसके बारे में आज पूरा उनको नॉलेज दे देना है। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या तो बुक में स्टेटेड होना चाहिए, नहीं होता है तो गलत होता है, होना चाहिए, या नहीं तो टीचर के माइंड में होना चाहिए। उसी के अगेंस्ट टीचिंग का इवैल्यूएशन होगा। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है? हमने कहा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए वर्डिंग का अंतर है। Educational objectives are stated in taxonomical terms. Educational objectives का जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो टैक्सोनॉमिकल टर्म्स में होता है कि ये कोर्स को पूरा करने के बाद आफ्टर अंडरगोइंग दिस कोर्स knowledge about this subject, comprehension of this subject, application ability in this subject, analytical skills in this particular subject, etc. will be developed. ये टैक्सोनॉमी के टर्म है, आप जानते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, टैक्सोनॉमी पार्ट 1 कॉग्निटिव डोमेन के ये हायरार्किकली अरेंज्ड ये स्किल्स हैं। जबकि साइड बाय साइड देखते चलिए या एक एक करके देख लेते हैं। दूसरा के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं that are decided for the full course, वो एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं होता, एक पीरियड के लिए नहीं, फुल कोर्स के लिए होता है। और तीसरा है कि while in the decision or in the fixing of educational objectives, teachers almost don't have any role, क्योंकि वो सिलेबस में होता है ना डिफाइंड। सिलेबस तो हम टीचर बनाते हैं, सिलेबस तो कोई बनाते हैं दिल्ली में, बंबई में, मालूम नहीं कहाँ, हमको तो किताब मिलती है, हम पढ़ाते हैं क्लास में। So, educational objectives, number 1, they are listed or defined or stated in taxonomical terms like knowledge, understanding, application,
etc. दूसरा, educational objectives are fixed for the whole course, not for a particular period. और तीसरा कि teachers almost have no role to play when deciding the or fixing the educational objectives. लेकिन instructional objectives की तरफ आइए, ध्यान से सुनिएगा। और आप सबको ये मालूम है, आप दिन रात करते हैं, हम तो सिर्फ थियरिटिकल डिस्कशन करते हैं, लेकिन आप तो उसको करते हैं। सिर्फ हमने कहा ना, यूज करते करते वो जो छुरी है उसका क्या बोले, उसका धार थोड़ा मोटा हो जाता है, तो वो छुरी धार देने वाला आता है, साइकिल में लेके पहले आता था, अब तो मोटरसाइकिल में आता है। वो क्या करता है, he will not give you a new knife, he will just remove the dust and all kind of foreign elements of that edge and it will work like new. So ये जो कोर्स है, हम आप जो बात करें, आपको ये सब मालूम है, हमको मालूम है, ये सब आपको पढ़ाया गया और आप रात दिन करते हैं, सिर्फ वही थोड़ा धूल जम जाती है समय से, उसको धारना। Educational objectives are stated in taxonomical terms, but instructional objectives are stated in observable behavioral terms. नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ये क्या बोले, एनालिसिस सिंथेसिस, ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर नहीं है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या गुनाह भाग कर रहा हूँ, आप ये अनुमान कर सकते हैं कि कुछ चल रहा है इसके दिमाग में, बट क्या चल रहा है मालूम नहीं। नॉलेज कितना है, किसको हमने कहा कि नहीं है कि देखिए हाफ लीटर नॉलेज है, ले जाइए 10 रुपया दाम है, बट ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर नहीं है। यस, एप्लीकेशन इज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, उसमें कोई शक नहीं। ठीक, किसी थियरी का, प्रिंसिपल का रियल लाइफ सिचुएशन में और एटलीस्ट क्लासरूम में, एग्जामिनेशन हॉल में वो एप्लीकेशन कर रहा है, दैट इज ऑब्जर्वेबल, उसमें कोई शक नहीं। बाकी लेकिन ये नहीं। लेकिन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हमेशा ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल ट्रायल्स में होना चाहिए। कैसे? विल आइडेंटिफाई, will make a list, will name, will select, will define, will explain, will state, will compare, will be able to compare, he or she will be able to rebuild. जैसे ग्रामर का कोई चैप्टर आपने पढ़ाया, एक पैसेज को पढ़ाया और उसमें ग्रामेटिकल कैटेगरी जितनी है उतनी बताई उसको, तो उसका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के टर्म में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कैसे स्टेट होगा कि आफ्टर अंडरगोइंग दिस क्लास और लिसनिंग दिस लेक्चर, स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई nouns, pronouns, verbs, adjectives and adverbs. They can make a list of all these categories. How many words are in noun category, how many are in pronoun category, how many are in adjective and adverb category. They can name the pausing marks. This is comma, this is full stop, this is note of exclamation या क्या बोलता है, प्रश्नवाचक चिन्ह. They can select only verbs, verb words among the jumbling of all kind of words. They can select noun. They can define what is noun, what is pronoun. अब ये जो है explain, state, ये observable behavior है। लिस्ट बना रहा है तो आप खड़े होकर देख सकते हैं कि बना रहा है, नंबर 1 सही बना रहा है वो भी देख सकते हैं, गलत बना रहा है वो भी देख सकते हैं, कहां तक सही बना रहा है कहां गलत बना रहा है, इसी का नाम है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। पूछा बोलो राम कैसा वर्ड है, बोल दिया कि संज्ञा है, तो संज्ञा है बोला उसने, कहिएगा तो लिख भी देगा, सबने सुना, वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। डिफिनेशन दे रहा है तो वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इसमें जो होते हैं वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स होते हैं। मैं जो कह रहा था कि आपका ये तो थ्योरेटिकल डिस्कशन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो बनाइएगा कल से, उसमें डायरेक्टली इट विल बी हेल्पफुल इन द वे दैट आगे थोड़ा सा उसका बिल्कुल बताएंगे कि
और ये टैक्सोनॉमी में बताया, मैं कहां से बताऊंगा, उसको क्या मालूम है। टैक्सोनॉमी में ये चीज दी गई है कि नॉलेज का बिहेवियरल टर्म्स क्या होगा। अच्छा, इसको एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, एक्शन वर्ब, नॉलेज के एक्शन वर्ब्स क्या होंगे, आगे है, हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। अंडरस्टैंडिंग के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स क्या होंगे, क्या बिहेवियर होंगे जो देखेंगे तो मालूम होगा कि हाँ अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो गई। इस तरह से एप्लीकेशन का, एनालिसिस का, सिंथेसिस का है। लेकिन मित्रों, हम लोग एप्लीकेशन तक ही अपने डिस्कशन को कन्फाइन रखेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए करना है ना, सब कुछ बच्चों के लिए करना है, तो इतना काफी है। ठीक है, तो ऐसा। और ये है कि जैसे मैं कहा कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के फिक्सेशन में टीचर्स का कोई खास कोई रोल नहीं है लगभग, बट इस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को हाँ, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इज फॉर एवरी चैप्टर और एवरी पीरियड। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे कोर्स के लिए है। और आगे चले कि हमने कहा था कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करने के लिए में टीचर का कोई रोल नहीं है, वो जो सिलेबस बनाते हैं वो उसमें बनाते हैं। बट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करने में टीचर का कोई ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक भी बनाते हैं, कहीं और बनाते हैं, लेकिन उसमें वो मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन उसके हाथ में है, तो टीचर कैन मॉडिफाई दैट। बट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में तो मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। तो ये दोनों में अंतर है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि बोथ आर प्री डिटरमिन्ड, दोनों पहले से ही फिक्स होते हैं। अब हमने कहा था कि टैक्सोनॉमी में ये दिया गया है कि नॉलेज के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स क्या होंगे, अंडरस्टैंडिंग के क्या होंगे, एप्लीकेशन के क्या होंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप क्वेश्चन जब बनाने लगेंगे और ये एक्शन वर्ब डालेंगे, तो आपका क्वेश्चन तभी इन ट्रू सेंस इट विल गो टू दैट कैटेगरी। मीन्स अगर आप बोलते हैं कि हम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अच्छा, टीचिंग के समय जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर कहलाता है, व्हाट इज नोन एज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, क्वेश्चन बनाते समय वही सब बिहेवियर एक्शन वर्ब कहलाते हैं, और उस क्वेश्चन में वो एक्शन वर्ब डालना चाहिए अगर आप उस कैटेगरी का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। जैसे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप एक्शन, वो क्वेश्चन में एक्टिविटी ऐसी डालिए जो आइडेंटिफाई करने की जो कोई एक्टिविटी हो। लिस्ट बनाने के लिए बोलिए, नाम बताने के लिए बोलिए, सिलेक्ट करने के लिए बोलिए, डिफाइन करने के लिए बोलिए, एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा देखिए, धीरे धीरे इसका लेवल हाई होता जा रहा है। अब जैसे डिफाइन तक तो ठीक है, एक्सप्लेन में नॉलेज में ही एनालिसिस का भी कुछ पार्ट आ गया। नहीं, बिना थोड़ा बहुत एनालिसिस के एक्सप्लेनेशन कैसे देना, नहीं दे सकता। बयान जो है स्टेट करने का, कोई घटना, बच्चा आ रहा था कहीं से, उसने कुछ देखा, घर आके बयान कर रहा है, तो उसमें उसका इंटरप्रिटेशन भी इन्वॉल्व है। जो आप जानते हैं, उस दिन बात हुई थी कि इंटरप्रिटेशन तो कंप्रिहेंशन का सब कैटेगरी है। लेकिन दोस्तों, हमने उस दिन भी कहा था कि इस तरह से वाटर टाइट कंपार्टमेंट जो हमने बनाया है कि ये कॉग्निटिव डोमेन है इस पर्सनालिटी का, ये अफेक्टिव है, वो साइकोमोटर है, कॉग्निटिव में बता ये ज्ञान है, ये बोध है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अदरवाइज ये ऐसा नहीं है कि आप बोले हाँ यहाँ तक तो देखो ये ज्ञान दिखा रहा है, अब ये देखो 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 बोध दिखाने लगा, ऐसा नहीं होता। भैया जी, वन गाय इज रेजिंग हैंड, सवाल सेम थोइबे सिंह, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं हम देख रहे हैं, हम तो स्लाइड मेरे सामने है, वही देख रहे हैं। ये डिस्कशन होगा ना, डिस्कशन होगा उस समय कहेगा, उस समय। ठीक है,
So I was trying to explain that this watertight compartment we have made for the sake of understanding the process. Otherwise, it is not like this, that till this point to this point, this is cognitive behavior. From here to there, it is an affective behavior, or like that. Now it is gyan. Knowledge is being, what is that? Observed. Now we are observing. ऐसा नहीं होता. Comprehension में knowledge include है, और knowledge में comprehension का भी interface है. लेकिन roughly this classification is almost 80%, 90% correct. उसी तरह से comprehension based question अगर आप बनाते हैं तो उसमें हमने कहा था ट्रांसलेशन. यहां एक नया शब्द आ गया, भावानुवाद. मीन्स कोई कपलेट है, कविता की कोई स्टेंजा है, उसका प्रोज में जो करने के लिए बोलते अर्थ लिखिए, जो हिंदी में परंपरागत है ना, भावार्थ लिखिए, वो भावानुवाद ही है, वो ट्रांसलेशन ही है. वो करना, एक्सप्लेन करना, फिर डिफेंड करना किसी चीज को. हालांकि ये थोड़ा ऊंचा कैटेगरी हो गई. डिफेंड करना, देखिए एक स्टेटमेंट है, मैं लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन ये महान संस्था जो है लिंग्विस्टिक्स की संस्था है, तो यहाँ करके थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर से कान में जो है चला गया तो सीख गए. एक बहुत बड़ा स्कूल है जो कहता है एवरी वर्ड इज बेसिकली नाउन, इजंट इट? बिकॉज नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. तो एवरी वर्ड जिसको हम वर्ब कहते हैं वो भी तो एक नाउन है ना. दौड़ना एक वर्ब है, रनिंग, बट इट इज a name of an activity. Shooting is a verb, but it is the name of an activity. So every word is basically a noun. ठीक. अब एक स्टेटमेंट है, इसको डिफेंड कर रहा है अगर कोई या नहीं कर रहा है, उसके सपोर्ट में अगर आर्गुमेंट दे रहा है, उसके अगेंस्ट दे रहा है, ऐसे एक्टिविटीज क्वेश्चन में डालेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन वहां रिफ्लेक्ट होगा. चेंज कर देना. चेंज का क्या मतलब हुआ? जो ये भावानुवाद लगभग चेंज ही ना है. किसी कविता को गद्य में बदल देना, डिफरेंस बता देना. जैसे अभी हमने कोशिश किया कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का डिफरेंस बताएं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स से. ये चीज जो है थोड़ा बहुत साबित होता है कि हमने इसको समझने का प्रयास किया है. ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स. दिस इज टू ड्रॉ कंक्लूजन. ये देखिए कंक्लूजन जो है वो सिंथेसिस का पार्ट है. सिंथेसिस का मतलब है डिड्यूस एंड व्हाट इज दैट, कंक्लूजन. लेकिन हमने पहले कहा कि सिंथेसिस कैन नॉट स्टैंड इन आइसोलेशन. सिंथेसिस का में उससे पहले की सारी कैटेगरी सामने है, और पहले की कैटेगरीज में कुछ न कुछ उसका इंटरफेस आगे वाला हायर ऑर्डर स्किल्स का भी रहता ही रहता है. एस्टिमेट बनाना, एग्जाम्पल देना, प्रिसाइज करना. तो ऐसे एक्शन वर्ब्स आप डालेंगे तो आपका क्वेश्चन इस कैटेगरी में जाएगा. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो हमने कहा कि ग्रामर का 90% क्वेश्चन जो, अब पता नहीं किसी ग्रामर बुक का नाम पूछ लीजिए आप, तो राइटर का, पब्लिशर का तो वो नहीं, लेकिन ग्रामर का सेट ऑफ रूल्स है और उसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ही है उसमें. तो ग्रामर के सारे क्वेश्चन जो है लगभग एप्लीकेशन बेस्ड ही होते हैं. और तो यही जो एक्शन वर्ब है, यही टेक्स्ट बुक में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के रूप में, इन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. और टीचिंग का इवैल्यूएशन इसी रेफरेंस में होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक में जो हर प्रत्येक चैप्टर में, एवरी चैप्टर में जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे, उनका कहां तक रियलाइजेशन हुआ है. और उसको जानने के लिए स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो उसका सबसे बड़ा एविडेंस है. टीचर को बीच में डायरेक्ट सामने लाने की जरूरत नहीं है. टीचिंग का, टीचर का इवैल्यूएशन करना है तो स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करिए, कहां तक वो उसकी परफॉर्मेंस अचीवमेंट है.
और उसके इवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चन बनाते हैं, और क्वेश्चन में ये सब एक्शन पर, ये वही चीजें जो टेक्स्ट बुक में ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स, they are known as observable behavioral terms, and in toto they are known as instructional objectives. While writing questions, the same observable behaviors are used as action verbs. And then accordingly, there is a list, ready-made list provided by available in the taxonomy, that for which skill, which action verb to test or assess or measure which skill, while framing question, which action verb should be used. इसमें ओवरलैपिंग भी है, हमने आपको दिखाया, लेकिन उस सब के बावजूद 90% ये क्लासिफिकेशन करेक्ट है। और अब दिया है कि जो ऑब्जेक्ट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे स्टेटमेंट बनता है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द, हम ट्रांसलेशन करके बता रहे हैं, नेचर, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, और कंटेंट एंड इट्स नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर कोर्स. They can know or understand that the different components or constituents of that subject and their mutual relationship. एप्लीकेशन को दीजिए तो देखिए, तो एप्लीकेशन का एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स स्टेट होगा कि दे आफ्टर अंडरगोइंग दिस कोर्स दे विल बी एबल टू translate the rules and theories and principles of this particular subject into in real life situation, at least in examination situation. They will be able to analyze the problems and gray areas and difficulties of this particular subject. They will be able to suggest the solutions of the problems. और इसी तरह से तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से they are stated in taxonomical terms, and every textbook should be evaluated in the light of these educational objectives stated in the syllabus. ये तो theoretical इसका importance है, और practical importance है ये कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स होते हैं, वही while framing the question item, the same observable behavioral terms and they are known as activity. जब भी observable होगा तो एक्टिविटी ही observable हो सकती है, एक्टिविटी ही observable, तो वो एक्टिविटीज को उसी को एक्शन वर्ब बोलते हैं, और उसकी रेडीमेड लिस्ट बनी हुई है नॉलेज के, क्या ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, क्या उसके एक्शन वर्ब से अंडरस्टैंडिंग के क्या है, एप्लीकेशन के क्या है, तो ये हमको डायरेक्ट फायदा कर सकता है। यही इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है, जो बोल चुके हैं कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखते हैं। आफ्टर अंडरगोइंग दिस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर they will be able to identify nouns, pronouns and verbs and adjectives, and they can make list, they can list them according to their categories. ये instructional objectives है, और ये observable behavior है. They can convert what is that, masculine words into feminine and singular into plural and vice versa. ये application based हो गया. ये अगर करता है तो आप देखते हैं, they can find out synonyms, antonyms, same sounding words but with different meaning. ऐसे they can construct sentences from given words. और हिंदी में, बाकी भारतीय भाषाओं में संधि है, पता नहीं आपको मणिपुरी में है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये एक जस्ट ये बोल चुका हूं मैं, और उसी का ये है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से लिखे जाते हैं, और उसी को एक्शन वर्ब कहा गया है। इवैल्यूएशन के समय, क्वेश्चन फ्रेमिंग के समय उसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये थोड़ी सी एक थ्योरेटिकल बात हो जाए कि ये जो है ना, क्वेश्चन जो है वो जस्ट लाइक एक मिसाइल की तरह है। आजकल देखिए कितना मिसाइल बरसा रहा है रूस, है ना,
तो खैर, तो ये क्वेश्चन आइटम मिसाइल की तरह है, और उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वही उसका फ्यूल है। हाइड्रोजन हो जो या साधारण जो बारूद हो, टीएनटी पाउडर, कुछ भी हो, उसका फ्यूल जो है वो सब्जेक्ट है। और ये एक्शन वर्ब जो हमने कहा, आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, डिफाइन, एक्सप्लेन, मेक ए लिस्ट, डिफेंड, what is that, convert singular into plural, masculine into feminine, vice versa, break संधि, make संधि, ये जितने भी एक्शन वर्ब है वही उस क्वेश्चन रूपी मिसाइल का वॉरहेड है। कंटेंट के बिना कोई भी क्वेश्चन फंक्शनल नहीं हो सकता। जिस तरह से पेट्रोल खत्म हो जाने के बाद कोई भी गाड़ी है वो चल नहीं सकती, धक्का मारिए वो अलग बात है, चल नहीं सकती। उस तरह से एक्शन वर्ब के बिना कोई भी क्वेश्चन एक्टिवेट नहीं हो सकता। आप बना के देखिए, कोशिश करके देखिए, कोशिश क्या करना, खुद सोचिए, बिना कंटेंट के कोई क्वेश्चन हो सकता? नहीं हो सकता। अब बिना एक्शन वर्ब के वो एक्टिवेट ही नहीं हो सकता। और वही मिसाइल के तरह स्टूडेंट के दिमाग को चोट पहुंचाता है, उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो पढ़ता है या उससे पूछा जाता है ओरल मोड में, कान के जरिए वो घुसता है और उसके दिमाग में बहुत बड़ा विस्फोट होता है। और एज आउटकम ऑफ दैट एक्सप्लोजन, his or her knowledge, understanding, application ability to analyze, synthesize, spread on the paper. Spread on the paper, and once anything is manifested, सामने आ गया ज्ञान बोध, अब तो बेटा, अब तो उसका मूल्यांकन, मेजरमेंट, असेसमेंट होके रहेगा। तो ये इसे थोड़ा सा ये आपसे शेयर किया। तो एक्शन वर्ब का यही इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग कल जो बनाए क्वेश्चन तो याद कीजिए, चाहे कोशिश कीजिए कि ऐसे ही एक्शन वर्ब डालें नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के लिए, एप्लीकेशन के लिए, जिससे कि एप्लीकेशन का तो मामला बहुत सही है। ग्रामर में जाइए, सारा क्वेश्चन एप्लीकेशन का बन जाएगा। नॉलेज एप्लीकेशन में चक्कर है, हम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग में अक्सर क्या होता है, गिरते हैं तो हम नीचे ही गिरते हैं ना, ऊपर कोई गिरा है आज तक? पेड़ से गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा। तो हम क्लेम करते हैं, एज ए आइटम राइटर वी क्लेम दैट दिस इज कॉम्प्रिहेंशन दिस क्वेश्चन, बट व्हाट हैपेंस, नो, इफ यू आर नॉट perfect or correct action verbs prescribed for understanding category, your question will fall into knowledge base, है ना? तो ऐसा। तो फिर वही बात आ गई कि शिक्षण सामग्री का, टीचिंग मटेरियल का इवैल्यूएशन होना चाहिए इन द लाइट ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन द सिलेबस। टीचिंग का इवैल्यूएशन असेसमेंट होना चाहिए विथ रेफरेंस टू द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड लिस्टेड इन द टेक्स्ट बुक। और साहब आखिर इसका पर फिर आ जाते हैं मूल टॉपिक पर। इस डिस्कशन का कल कैसे तुरंत ही प्रैक्टिकल लाभ मिलने वाला है वो एक अलग डायमेंशन है। टॉपिक ये है हाउ टू इवैल्यूएट टीचिंग एंड टीचिंग मटेरियल। तो साहब ये सवाल उठेगा, पहले उठना चाहिए कि what is the objective behind the evaluation of teaching and teaching material। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव ढेरों है, सिलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स, गिविंग देम प्रमोशन, ठीक, रिवार्ड्स, ढेर सारी चीजें हैं। लेकिन इसके पीछे मूल भाव है क्वालिटी मेंटेनेंस। मित्रों, किसी भी इवैल्यूएशन का एक ही ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव हो सकता है सिलेक्शन, रिजेक्शन, अवार्डिंग ग्रेड्स, डिविजन्स, रिवार्ड्स, अवार्ड्स, ये सब हो सकता है, प्रमोशन, ये सब इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है। किसी भी इवैल्यूएशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी मेंटेनेंस, क्योंकि किसी ने कह दिया है कि नो क्वालिटी कैन बी एश्योर्ड where there is no proper evaluation। जहां उचित मूल्यांकन नहीं होता
वहां गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं की जा सकती। हो जाए ऊपर वाले की दया से, भगवान की कृपा से, आपके सौभाग्य से, हमारे किस्मत से तो ठीक, नहीं तो गारंटी नहीं। सो नो क्वालिटी कैन बी एश्योर्ड वेयर देयर इज नो प्रॉपर इवैल्यूएशन। सो टीचिंग के इवैल्यूएशन का और टीचिंग मटेरियल के इवैल्यूएशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है, क्वालिटी मेंटेनेंस, कि हमारी टीचिंग हमारे टेक्स्ट बुक में स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स के, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डेंस में चल रही है कि नहीं, चली है कि नहीं, नहीं चली तो क्यों नहीं चली, उसमें क्या कमी रही, और क्या टू सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स, नॉट ओनली टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। इवैल्यूएशन का ये भी काम है कि रेमेडियल मेजर्स सजेस्ट करना, राइट। और टेक्स्ट बुक के इवैल्यूएशन का क्या है इंपॉर्टेंस, to maintain quality. In other words, whether textbooks are designed in accordance with the educational objectives stated in the syllabus or not. अगर ऐसा नहीं है तो बदलो उसको, क्यों ऐसा हुआ। एक उदाहरण मैं देता हूं, टाइम भी हो गया, आप डिस्कशन में जाएगा, वो क्या खत्म, धन्यवाद कहा गया, कहा गया वही बात जो मैं बोल चुका हूं वही इसमें है। मैं थोड़ा सा ये साक्षरता से जुड़ा हुआ था, है ना, लिटरेसी वाले का, उनका बहुत बड़ा मिशन है तो चलता, अब थोड़ा सा कम गया तो उन्होंने कुछ लर्निंग मटेरियल, टीचिंग मतलब सेल्फ लर्निंग मटेरियल डिजाइन किया था, तो मुझको भी बुलाया था, उसी के ऊपर डिस्कशन होता बिफोर गिविंग द फाइनल से। उसमें था एक चैप्टर था घर। अच्छा देखिए, साक्षरता क्या है, गांव देहात या शहर में भी जो गरीब लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित रह गए, क्या नाम भी अपना दस्तखत सिग्नेचर भी नहीं जानते, उनको कम से कम पढ़ने लिखने लायक बना देना, यही है उसका, बहुत ज्यादा नहीं है, उनको उस विषय में पीएचडी करवा देना, साक्षर लिटरेट बना देना, तो उसके लिए तो ज्यादा करके गांव देहात या शहर का भी गरीब ही लोग उसमें जाएगा ना, जो स्लम एरिया है तमाम ऐसे। तो उसमें एक चैप्टर था घर। घर में एक फोटो था उसमें चैप्टर में, तो उसमें दिए हुए मारे एकदम 2 बेडरूम जो अभी चला है उस टाइप का, अरे फ्रिज है रे, सोफा सेट लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है ना। तो हमने कहा कि भाई यही यार, ये क्या आप ये इसमें क्या दिखाना चाहते हैं आप, इसको पढ़ने वाले कैन दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विथ दिस पिक्चर एंड दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शंस। अरे वार, उसके लिए तो आप ये दिखाओ, घर दिखाओ तो झोपड़ी नुमा दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा खपड़े जो मड टाइल थैच दिखाओ, और ये फ्रिज के जगह दिखाओ कि ये बकरी बनी हुई है, या कोई अनाज रखने का मिट्टी का देहातों में बनता था वो कोठी बोलते थे, वो है। सोफा सेट की जगह दिखाओ बकरी या गाय या भैंस बैठी हुई है। हाँ, टीवी की जगह दिखाओ वो हाथ से पीसने वाला जो ये, then they can identify themselves। नहीं तो ये आपका यूजर कोई किसका उसका बैकग्राउंड कुछ है और आप दिखा रहे हैं कुछ टेक्स्ट बुक में, कैसे उससे होगा। तो टेक्स्ट बुक इवैल्यूएशन में एक नई बात आ गई कि कल्चरल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है, जो स्टूडेंट उसको पढ़ेंगे, जिसको आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो इतना बड़ा दायरा है, लेकिन संक्षेप में जो बातचीत हमने की, अब कुछ